प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर जबरदस्त अंगड़ाई लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अंदरूनी सियासत का तूफान है, नए सूबों की बहस है, तो दूसरी तरफ सरहद पार के दिफाई मुआहिदे की गूंज है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जब यह बयान सामने आया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और मजीद सूबों की जरूरत है, तो पाकिस्तान की सियासत में एकदम से हलचल मच गई। एक तरफ आजाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त और तुंदो तेज बयानात का तबादला जारी रहा, तो दूसरी तरफ जब बात आई नए सूबों के कयाम की, तो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने कोई वाज़ेह पोजीशन लेने के बजाय खुद को सिर्फ हल्के फुल्के बयानात तक महदूद रखा। लेकिन पीपल्स पार्टी बगैर किसी हिचकिचाहट के खुलकर मजीद सूबों की मुखालिफत करने लगी। इन्हीं हालात में सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम में यह दावा किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नए सूबों के मामले पर ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और साथ ही सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ये इम्कान जाहिर करते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम जल्द पेश की जा सकती है, जो यकीनी तौर पर मजीद सूबों की जानिब अहम पेशरफ समझी जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है? इन्हीं तमाम सियासी गर्मजोशी और कयास आराइयों के दरमियान बिलाखिर इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर सामने आती है। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सर फहरिस्त क़यादत के दरमियान एक अहम और अहम तरीन मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंचते हैं और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करते हैं, जहां उन्होंने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसमें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सेनेटर शरी रहमान भी मौजूद थी। मुलाकात में वजीर आजम ने सदर ममलिकत को मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहिदे के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। सदर जरदारी ने इस फरीकी मुआहिदे को सराहते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और साथ ही इस तस्वीराती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ की। तो नाज़रीन, सवाल यह है, क्या ये मुलाकात सिर्फ सिफारती और मुआशी अमूर तक महदूद थी, या फिर 28वीं तरमीम और नए सूबों के मामले पर भी बंद कमरे में अहम फैसलों की बुनियाद रख दी गई है? अब इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद साहब, आपने ही हमारे प्रोग्राम में खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब नाराज़ हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है जिसपे वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक महदूद वक्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक महदूद वक्त, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ये मुलाकात क्या वो जो नाराज़गी थी उसको ख़त्म कराने के लिए हुई है, और क्या इस मुलाकात के बाद वो नाराज़गी ख़त्म हो गई? बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब। ये मुलाकात जो सदर और वजीर आजम की रात हुई है, ये मुलाकात हुई नहीं है, ये मुलाकात करवाई गई है, और मुलाकात करवाने वाले भी साथ बैठे थे, मोहसिन नकवी साहब। ठीक है जनाब, अदरवाइज कोई इसका कोई प्लान नहीं था, इसका कोई शेड्यूल नहीं था। बस उन्होंने कहा कि जनाब वजीर आजम साहब तशरीफ लाइए, और सदर साहब से कहा कि वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा कि शुरका भी पीपल्स पार्टी के सिर्फ शहरी रहमान थी या सदर जरदारी वो खुद थे, और उधर से इसहाक डार साहब और मलिक अहमद साहब और मोहसिन नकवी साहब को आप पीपल्स पार्टी में गिन लें, नून लीग में गिन लें, और जिधर से आप गिनना चाहते हैं उधर से आप गिन लें। तो वो आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें कि जो पिछले दिनों एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें जो हमारे जनरल जो हैं अमर रजा साहब, उनको जो है वो निशान इम्तियाज दिया गया था। तो वहाँ पे चाय पे ऊपर एक मीटिंग हुई थी सदर वजीर आजम, वो एक रूटीन होती है तकरीब के बाद। तो उसमें कुछ महसूस किया गया हमारे इदारों की तरफ से कि कोई मामलात गड़बड़ हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको बिठाइए और इनका जो मामलात है उसमें कुछ जरदारी साहब ने शिकवा किया। वो शिकवा ये था कि देखें जी, ये मक्का मुआहिदा हो गया और हमें पता ही नहीं, हुकूमत को कम अज कम मुझे ब्रीफ तो कर देते, मुझसे लोग सवालात करते हैं, मेरी पार्टी सवाल करती है। तो वो अंदर को जो चीज थी वो कुछ और थी, लेकिन वो बात उन्होंने फिर इस अंदाज से निकाली। तो उसमें फिर इन्होंने कहा, फिर आगे यौम आज़ादी की तकरीब आ गई, उसमें भी आपने देखा कि सदर वजीर आजम, फील्ड मार्शल सारे ये इकट्ठे थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हम इसके बारे में आपको एक ब्रीफ जो है वो करेंगे। बहरहाल इस मुलाकात का एहतमाम जो है वो करवाया गया, लेकिन असल जो चीज थी आपने नोट की होगी, उस मीटिंग में मलिक अहमद साहब भी थे, स्पीकर पंजाब असम्बली,
मलक अहमद साहब उस कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, जो कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से है। जरदारी साहब का गिला फिर वही था कि पंजाब में जो हमसे वादे किए गए, जो हमें स्पेस देने की बातें की गई, वो बातें पूरी नहीं हुई। और उन्होंने कुछ तनकीद भी की मरियम नवाज साहबा के ऊपर कि देखिए जी, वो तो किसी चीज की परवाह नहीं करती, हमारे काम नहीं होते, हमारे एमपीएस रो रहे हैं, तो इसके बावजूद हम आपके साथ हैं। चीजें मुझे चीजें बताई नहीं जाती, बाला बाला सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस किस्म के उन्होंने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो जरदारी साहब ने जो है वो किया। और फिर आगे से चूंकि आपको पता है कि सेशन शुरू हो रहा है परसों से पार्लियामेंट का, तो उसमें भी जो है वो अब पीपल्स पार्टी ने एक लाइन जो थी वो कह रहे थे कि हम कानून साजी में तावन नहीं करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट में हुकूमत से ताउन नहीं किया जाएगा। सो हुकूमत को क्या उनके ताउन की इस वक्त फिलफौर जरूरत है? क्या कोई तरमीम या इस तरह की चीज आ रही है मंजर आम पर? इस तरह की खबरें तो बहुत जुबानों से हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई कोई तरमीम तैयार कर ली गई या की जा रही है? देखिए, हुकूमत अगर तो देखे लेजिस्लेशन अगर आती है, आईनी तरमीम जिसका अभी इम्कान नहीं है, ठीक है, सादा अक्सरियत है तो वो तो गवर्नमेंट के पास होती है। वो सादा अक्सरियत अगर कोई कानून पास कराना है तो वो हाजिर मेंबर का अक्सरियत होना जरूरी है। वो निसफ ये नहीं है कि वो जब मौजूद पूरे ऐवान की निसफ अक्सरियत नहीं, वो सिर्फ ये होता है कि अगर आप कोई कानून पास कराना चाहते हैं, आपके 50 मेंबर हैं और अपोजिशन के 49 है, तो आपका एक वोट से वो हो जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक रूटीन की लेजिस्लेशन है, वो बिल आ जाएंगे, कुछ हुकूमती बिल्स हैं, कैमा कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, उनको बिल्स की शक्ल दी गई है, वो पेश होनी। वो सिर्फ हुकूमत के नहीं होते, वो पीपल्स पार्टी के भी उसमें होंगे। लेकिन वो नाराजगी जो है वो असल में प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक सारी चीज का आखिर में, क्योंकि आपके हमारे पास वक्त कम होता है, तो वो लुब्बे लुबाब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करने की बात की है वजीर आजम साहब ने भी और उनके साथियों ने भी कि बिलावल साहब से करें कि थोड़े से बड़े हो जाएं। तो वो फिर जज्बात में बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसको हमारे इदारे भी पसंद नहीं करते, और फिर हुकूमत के ऊपर भी लगता है ऐसे कि जैसा वो बहुत बड़ा सियासी तूफान जो है वो आने वाला है। इसके ऊपर सदर साहब ने कहा कि वो उनको जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो वो हो सकता है कि बिलावल साहब का जो सियासी तजर्बा अभी चूंकि इतना नहीं है तो वो चीजों को समझते नहीं है। बाकी आसिफ जरदारी साहब ने जब अपनी नाराजगी दिखानी होती है और इसके बीच में से कुछ ना कुछ निकलेगा, तो आप देख नाराजगी दिखाई लीजिएगा। भी गई है सदीक भाई साहब। मुख्तसरन अगर मैं जान सकूं, आज जो मरी में नून लीग आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी से ऐसे रवैये की, मरियम नवाज साहबा ने भी बहुत तनकीद की। जी बिल्कुल यही था। देखिए, सबसे पहले तो जो एक हिस्सा जो है वो मियां नवाज शरीफ का जो है वो दिखाया गया, जो कि थोड़ा सा वो जरूरी था। बाकी आपने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया और मरियम नवाज साहबा ने भी खिताब किया। कुछ इनके जो शाह गुलाम कादर हैं, पार्टी के सदर भी हैं, और ये भी आपको बता दूं कि वो मुतवक्के वजीर आजम भी हैं। नाम उनका जो है वो वजीर आजम का वो इख्तियार जो है वो दे दिया है मियां नवाज शरीफ को। तकरीबन कोई 12 या 14 रुकनी काबीना बनेगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का इख्तियार भी मियां साहब को दे दिया गया। लेकर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सदर आजाद कश्मीर हमारा हो, लेकिन इसका फैसला मियां साहब ने अभी नहीं किया। वो भी उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत के बाद फैसला करूंगा और उनको जो है वो जवाब जो है वो दूंगा। दूसरा जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा, वो आपने को सुन भी लिया, लेकिन जो अंदर बातें हुई थी उसमें मरियम नवाज साहबा ने भी बड़ी खुलकर तनकीद की है पीपल्स पार्टी के रवैये के ऊपर। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे तकारीर की जाकर, और जिस तरह उन्होंने नून लीग को हदफे तनकीद बनाया और निशाना बनाया, तो उसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। वो मैं भी अगर मैं बयान करूंगा ना तो फिर इल्जाम हम पे आ जाएगा, जी एक न्यूज ने जनाब काम खराब कर दिया, पीपल्स पार्टी वाले नाराज हो गए। लेकिन बहुत कड़ी तनकीद थी, और वो दुरुस्त इस वजह से थी ज़ौक साहब कि वाकई वो ऐसे अल्फाज जो बिलावल भुट्टो जरदारी इन जलसों में इस्तेमाल करते रहे, किसी ना किसी को तो जवाब देना था, तो वो आज उन्होंने वो खुलकर कहा। और उनके उनके उनकी बातों के ऊपर काफी तालियां भी जो है वो बजी, जिसमें किस्सा मुख्तसर उन्होंने कहा कि देखें जी, नंबर 1 सदर इनका था, वजीर आजम इनका था, जो वहां पे अमला था इलेक्शन कमीशन का, बेशक वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में था, लेकिन थे तो वो सरकारी इदारों के लिए लोग, वो इनके थे। इसके बावजूद इन लोगों ने हम पे जो है वो इल्जाम लगाए कि हमने धांधली की। उन्होंने कहा कि हम जो सीटें हारे हैं वो धांधली से इन लोगों ने हमसे जीती हैं। ये यहां तक बात हुई। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कहा
कि जो कालादम एक्शन कमेटी है उसके लोगों के साथ इनके राब्ते थे। मुजफ्फराबाद की सीट के हवाले से उन्होंने खास तौर पर यह बात कही। और उसके बाद फिर जो या शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने जो खिताब किया वो थोड़ी सी जरा मफामत की बात कर रहे थे, और उन्होंने तो यही कहा कि जो मियां नवाज शरीफ ने वहां पे वादे किए वो पूरे करेंगे। हाँ, एक चीज नवाज शरीफ ने कही है, उसने कहा कि जो कमिटमेंट मैंने की है वो मैं पूरी करूंगा आजाद कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा जी वहां पे गुड गवर्नेंस होगी, काम होंगे, जो हमने ऐलानात किए हैं वो सारे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी कहा और मरियम नवाज साहबा से भी उन्होंने कहा कि ये आपको पूरे करने हैं वहां के ऊपर। और ये भी इशारा दे दिया कि जो नाराज लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनके साथ भी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि बातचीत जो करें और इस मसले का हल निकालें। लेकिन पीपल्स पार्टी को लताड़ा है, अच्छा खासा उन्होंने लताड़ा है, और उन्होंने कहा कि उनका गिला बनता नहीं था, हमारा गिला बनता था कि इनकी हुकूमत होते हुए बहुत सी सीटें जो है कि हमारे लोगों को जीतनी चाहिए थी वो हमारे लोग जो है वो इनकी वजह से वो जीत जो है वो नहीं सके। लेकिन फिर भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो सियासी इख्तलाफात को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते कि वो उसकी कोई और शक्ल निकल आए या जाती वो उस तरफ चले जाएं। तो ये मीटिंग जो थी उसमें काफी हद तक जो बातें, जो पीपल्स पार्टी का रवैया था, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रद्द-ए-अमल था, जो वहां पे उनकी कार्रवाइयां थी, उसको उन्होंने हदफ तनकीद जो है वो ज़ौक़ साहब उन्होंने बनाया है। और वो जो बाद बिलावल में उनकी भुट्टो तकरीर के जरदारी अंदर भी वाज़ेह हो गया, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी वहाँ पर, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद करती रही और भी बातों पर, तरक्याती कामों पर, सिंध के हवाले से भी काफ़ी तनकीद की गई नवाज साहिबा की जानिब से। बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की वज़ीर आज़म साहब से, और उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी की अपनी एक मुलाकात भी हुई है सीनियर रहनुमाओं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को या स्पोक्स पर्सनस को या जो रिप्रेजेंट करें मुख्तलिफ टॉक शोज़ में या जलसों में, क्या हिदायत जारी की गई हैं? ये जो नाराज़गी हुकूमत के साथ थी, क्या वो ख़त्म हो गई या उसी ग्राउंड पर अभी भी खेल रहे हैं? देखिए, इन चीज़ों में कोई तलख़ी तो होती नहीं है। ये तो सियासी चीज़ें हैं, ये साथ-साथ चलती हैं। जब हम उनके साथ इत्तेहादी हैं और हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो यकीनन हम उसका इज़हार भी करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ है, हमारे नज़रियात के ख़िलाफ़ है, तो हम ज़रूर उस पे बात भी करते हैं। और इंतख़ाबात हमने आपस में ही लड़ने हैं, उसमें जो एतराज़ात होंगे हमने किए हैं, हम उस पे कायम हैं। आज भी कोई उसमें ये नरमी नहीं है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम धांधली ज़दा इंतख़ाबात को ना मानते हैं और ना ही अपने कारकुनों के खून पे कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे है। बाकी इलेक्शन तो होते रहते हैं, हार-जीत भी होती रहती है, लेकिन उसमें वो कारकुनों के खून पे नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट साहब का अपना जो सरकारी तर्जुमान है, ये तो सारी डिटेल्स आपको वही बता सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, यकीनन जब कोई सियासी लोग मिलते हैं तो गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती है, उसमें जो ऑफ़िशियल चीज़ें हैं वो भी होती हैं। यकीनन उस पे भी कोई बात हुई होगी, लेकिन अभी ये चीज़ें क़ब्ल अज़ वक़्त हैं। देखें, एक मिनिस्टर साहब की तरफ से ये तजवीज़ आई और उस पे मेरे ख़्याल है काफ़ी गुफ्तगू भी हो चुकी है। उस पे कहा जा चुका है कि इसको आप अगर लाना चाहते हैं तो प्रॉपर किसी फ़ोरम पे लाएँ, कोई ऐसा मसवदा कोई चीज़ लाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस पे अपना मौक़िफ़ दिया कि जहाँ पे कंसेंसस हैं वहाँ पे आप बना लें सूबा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप जाएँ, कोशिश करें। अगर लोग मानते हैं तो यकीनन होना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी की को तो कोई एतराज़ नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, जिस मामले के हवाले से पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नाराज़ थी नए सूबों के मामले के हवाले से, उस पर सुहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि पीएमएलएन ऑन बोर्ड थी। तो अगर पीएमएलएन इस बात का इनिशिएटिव लेती है लेटर ऑन आकर असेंबली में या किसी भी आईनी और कानूनी जगह, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? नहीं, पीएमएलएन के हम तो कोई पाबंद नहीं है जी, सूबों के हवाले से या दीगर जो मामलात हैं, हम तो उन्हें बड़ा अरसा से कह रहे हैं, 2.5 साल से। आज जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि गवर्नेंस बेहतर नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हम तो उन्हें 2 साल पहले कहते रहे हैं कि प्लीज़ आप इस हठधर्मी को छोड़ें और बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं।
अपना जो एनएफसी है उसको आगे पीएफसी करें और इजला को पैसे दें, जिले अपने तरक्याती काम करें, अपने उनके लोकल बॉडीज के नुमाइंदे हों जो डेवलपमेंट के काम करें। उन्होंने सेंट्रलाइज किया हुआ है सारी चीज़ों को और लाहौर से ही वो हो रही हैं। अगर किसी को नाली चाहिए तब भी लाहौर वालों ने देनी है, अगर किसी को सोलिंग चाहिए वो भी उन्होंने ही देना है, अगर किसी को बस चाहिए वो भी उन्होंने ही देनी है। वो नहीं चाहते कि ये पावर्स जो हैं ये डिवॉल्व हों और नीचे जो है वहां तक ये चीजें जाएं। तो फिर आवाजें तो उठेंगी ना जी कि सूबे बनाओ और फला करो, ये करो। पीपल्स पार्टी तो इस चीज पे बड़ी क्लियर है। लेकिन हसन मिर्जा साहब, पहले जो नए सूबे बनाने के हवाले से गैर सियासी लोग मुख्तलिफ तकरीबात में बात करते थे, अब कुछ अहम सियासी लोग मुख्तलिफ अहम तकरीबात में बात कर रहे हैं। आज भी अलीम खान साहब की जानिब से जिक्र किया गया नए सूबों के हवाले से, और फिर पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ सामने आया, खबर सामने आई कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी, ये फैसला किया गया है। और पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि हुकूमत एक बैसाखी पर कायम है और वो बैसाखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। तो अगर ये मामला इसी तरह आगे बढ़ा और इसी तरह इस पर बात हुई और अमली तौर पर काम होना शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी वो बैसाखी खींच लेगी। देखें, हमने तो कभी भी ये नहीं किया कि किसी की बैसाखी खींच के उसकी हुकूमत गिरा दें। हमने तो उनके साथ चलने का कहा है और हम उनके साथ चल रहे हैं। उनकी हुकूमत को अगर हम छोड़ भी दें तो कोई खतरा नहीं है, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है। हम तो इस पे बड़े क्लियर कह रहे हैं कि अगर उन्हें जरूरत है सूबों की और वो समझते हैं कि यहाँ सूबे बनने चाहिए तो बिल्कुल बना दें, हमें तो उसमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है आपका, मेरे ख्याल है बार बार सवाल करने का भी यही मकसद है कि सिंध में हम तो नहीं समझते कि वहाँ पे कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो सिंध के अंदर जो हेल्थ है वो भी लोगों को डोर स्टेप पे दे रहे हैं, एजुकेशन है वो भी लोगों के पास डोर स्टेप पर है। अगर कोई छोटी छोटी तहसीलों में भी हमारे टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पे काम कर रहे हैं। थर के अंदर जो थर कोल पावर प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सस्ती बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट है। वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रही है, वहाँ पे सड़कें बेहतर हैं, वहाँ पे हर चीज चल रही है जी। मसाइल अब भी मौजूद है लेकिन उनका हल सूबे नहीं है, उनका हल है कि अगर आप सिंध को उसके पूरे पैसे दें तो वो तरक्की जल्दी हो सकती है, वो महरूमियाँ जल्दी खत्म हो सकती है। वरना मौजूदा जो लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, साहब आपके मुखालिफिन मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोग ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए सूबों की मुखालिफत इसलिए करती है क्योंकि शहरी आबादी से उनका वोट बैंक कमज़ोर है, और इस तरह पीपल्स पार्टी समझती है कि नए सूबे बन गए तो शहरी इलाके खासतौर पर कराची उनके हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा, फारूक सत्तार साहब ने एक जगह कहा कि उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा और उसने बताया कि अगला इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आज़ादी वो सूबा कराची में मनाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेशक कम नुमाइंदगी मिलती है कराची के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि जहाँ पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी कम मिलती हो उसको सूबा बना दिया जाए। देखें, हमने तो वो देखना है जो मुल्क के मफाद में हो, जो हमारे शहरियों के मफाद में हो, जो हमारी रियासत के मफाद में हो। हमने तो उस पर फैसले करने हैं ना। इस तरह तो मुमकिन नहीं है कि जहां पर पीपल्स पार्टी को कम वोट मिलते हो कहा जाए कि इसको अलहदा रियासत बना दी जाए और फिर वो किस किस में बांटी जाए जी। वहाँ तो एक स्टेक होल्डर भी नहीं है, पूरे मुल्क से लोग हैं वहाँ पे, तो काफ़ी सारी कौमियतें आबाद हैं वहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल है तासुब होगा कि लसानी बुनियाद पे या नस्ली बुनियाद पे या फिरके की बुनियाद पे, या ये नहीं होना चाहिए जी। इस तरह की सोच जो है ये वफाक को नुकसान पहुंचाती है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात टाइम है कि नए सूबे और ख़ास तौर पर सिंध को सूबों में तकसीम करने पर उनका मौक़िफ़ अटल है और वो इस बात पर नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद सियासी हलकों में हलचल पैदा हो गई है। वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 13 अगस्त की रात एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान डी चौक बन गया था और 27 सितंबर को वो 20 लाख से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद लाएंगे। सुहेल आफरीदी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके अहले खाना और ज़ाती मौलजीन तक रसाई न देने की सूरत में एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि अगर लोग इस मामले पर सड़कों पर निकल आए तो उन समेत कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि वो नौजवानों की आंखों में नफरत और इनकलाब का जज्बा देख रहे हैं। उनके बकौल कॉकरोच मामूली चीज़ है, वो इन लोगों को नहीं संभाल पाएंगे और तहरीक इंसाफ की क़यादत में भी कोई उन्हें संभाल नहीं सकेगा। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से 27 सितंबर के एहतजाज के दावे को ही मुस्तरद कर दिया गया है। वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि पीटीआई का सितंबर का एहतजाज होगा ही नहीं। उनके मुताबिक 27 सितंबर से पहले इमरान खान से मुलाकातें हो जाएंगी और कई मामलात हल हो जाएंगे। यानी एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 27 सितंबर को बड़े अवामी एहतजाज की तैयारी का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का दावा है कि एहतजाज की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन इसी दौरान सहाफ़ी मुनीब फारूक ने एक और अहम दावा सामने रखा है। उनका कहना है कि खबर की बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं कि अगर 27 सितंबर को एक ताकतवर अवामी लहर उठती है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, जबकि दूसरा ऑप्शन ताकत के इस्तेमाल का भी मौजूद है। यूं 27 सितंबर अब सिर्फ एक एहतजाज की तारीख नहीं रही, बल्कि इसके साथ कई बड़े सियासी सवाल जुड़ गए हैं। एक तरफ सुहेल आफरीदी 20 लाख से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद लाने और खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत करने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत एहतजाज से पहले ही मामलात हल होने की बात कर रही है और तीसरी तरफ गवर्नर राज और ताकत के इस्तेमाल जैसे ऑप्शंस का दावा सामने आ रहा है। क्या इमरान खान तक रसाई का मामला एक नए सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? क्या 27 सितंबर सिर्फ एहतजाज की तारीख है या फिर आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है? फैसला सड़कों पर होगा या सियासी राब्तों में? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। शौकत साहब, ये बात करिए कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज करने जा रही है और ये मार्च एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद की तरफ होगा, लेकिन सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब ने कहा कि वो खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं कि दो तरीके सोचे जा रहे हैं। एक ये कि अगर एक बड़ी तादाद के अंदर नौजवानों को मुनज़्ज़म करने और सड़क पर लाने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर या तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा या ताकत के जोर पर इस एहतजाज को रोका जाएगा। और फिर खुद सुहेल आफरीदी साहब ने जब सहाफ़ियों से मुलाकातें की गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, तो उन मुलाकातों में उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि अगर मैंने एहतजाज की तारीख का ऐलान किया तो 5 दिनों में नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो फिर ये सारी सिचुएशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे डील करेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो एक जमहूरियत पसंद वर्कर हूँ, सियासी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन ये जो बताया गया है ना कि हम इस तरह निपटेंगे, जो दोनों तरीके बताए हैं, मेरे ख्याल से इसमें तो शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। ये जो लोग टैक्स का पैसा देते हैं ना, जो पुलिस उस पर तनख्वाहें वसूल करती है, ये इसलिए नहीं होता है कि हुकूमत के खिलाफ कोई नारा लगाए या उसके खिलाफ निकले तो उसको ताकत से कुचला जाए। ये तो ना जमहूरियत है। वैसे तो मुल्क में वैसे भी रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है और जाली तरीके से जाली मैंडेट लेकर ये हुकूमत आई है, लेकिन कम से कम ये शर्मनाक अमल से दूर रहे जो अब तक इन्होंने किए हैं, उस पर माफ़ी मांगे कौम से और इस पर ना डराए और ना धमकाए। दोनों सूरतों में ये पाकिस्तानी आवाम है, ये इनके टैक्सों के पैसों पे ये हुकूमत चल रही है, बल्कि इन्होंने तो मकरूज भी कर दिया है हुकूमत आवाम को। तो जो जुल्म इन्होंने किया है, जो बर्बरियत इन्होंने की है, जो फस्तायत का मुजाहरा इस हुकूमत ने किया है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करना शर्मनाक ही हो सकती है। मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये हमारा हक बनता है कि आप बुनियादी इंसानी हकूक डिनाई कर रहे हैं। आप इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, कोई 302 का कैदी तो नहीं है ना। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, सुहेल आफरीदी साहब आप कह रहे हैं हम जमहूरी लोग हैं, जब सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि अगर लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर उन समेत कोई उन्हें संभाल नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक सियासी पार्टी है या फिर जत्था है कि वो लोग आ जाएंगे और उनको संभाला नहीं जा सकता? नहीं, देखें, ये काफ़ी अरसे से एक लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरह इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही है, उनके सेहत के हवाले से, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की संगीन वायलेशन हो रही है और इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया, इस पे लोगों की तशवीश है। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हम
तहरीक का ऐलान नहीं करते, तो अगर ये अवाम खुद निकल आई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। उनके उनके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो ये डरा रही धमका रही है, अगर हम साइड पे हो गए तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जत्ते की बात नहीं है, लोग मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, उन पे जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ उनके वर्करों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वर्करों को कि इतने धमकियों के, जुल्म के, गोलियां चली, जेलों में डाला, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वर्कर्स के साथ लोग साथ खड़े हैं। लीडरशिप और ने जब क्या किया, मैं जरा उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और आम मामला यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब से लोगों की मुलाकात हो रही है, क्या वहां पर भी कुछ डिस्कस वगैरह हुआ? यकीनी तौर पर अब अफसोस के लिए लोग जा रहे हैं उनके पास, तो क्या दूसरे मामलात के हवाले से भी बात हुई? दूसरा, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कह रहे हैं कि मुलाकात तो हो जाएगी, 27 सितंबर का एहतजाज तो होगा ही नहीं, उससे पहले ही मुलाकात हो जाएगी, तो क्या कोई पैगाम इस तरह का पहुंच गया लीडरशिप के पास? अकील मलिक साहब इतने अच्छे वकील होंगे, लेकिन इतने अच्छे सियासतदान मुझे नहीं लग रहे हैं। उनका तज्जिया गलत है। ये 27 सितंबर का एहतजाज किसी सूरत नहीं रुकेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मुलाकात हो जाए, इमरान खान कहे कि जी आप ना करें, तो वो तो एक अलग सूरत है। लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि 27 सितंबर की कॉल वापस ले ली जाए। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर पार्टी एक ये लीडरशिप जो है, लीडरशिप की तरफ से अगर ये 27 सितंबर की कॉल वापस लेने का ऐलान होता है, फिर आवाम निकलेगी। ये जो सहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं ना कि इतने आगे उस पर जुल्म ना करें कि फिर हमारे कंट्रोल में भी चीजें ना हो, तो ये तो वो सही कह रहे हैं लेकिन कि ये लोगों के शौकत अंदर यूसुफ बहुत साहब, आप नहीं समझते कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ कहा वो हुआ नहीं? पहले कहा गया इमरान खान को हाथ लगा कर दिखाओ, वो हो गया, कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर कहा गया कैद करके दिखाओ, वो उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर रख लिया। फिर कहा गया जेल के दरवाजे तोड़ के ले जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहा गया रिहा करवा कर रहेंगे, वो भी एहतजाज आप लेकर आए, कुछ नहीं हुआ। अब ये हाथ लगाने से मुलाकात करवाने तक का सफर है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रही। देखें, दो चीजें हैं जी। एक तो ये, अगर किसी ने कहा है कि जेल तोड़वा के ले जाएंगे तो ये गलत है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, और इमरान खान ने हमेशा कहा है कि अली मैं अमीन गंडापुर ने नहीं कहा था? मेरी बात सुने ना, मैं, इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी डील के नतीजे में बाहर आऊंगा। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं सिर्फ अदालती उसके फैसले के मुताबिक ही बाहर आऊंगा और केस लड़ूंगा अपने। अब मसला ये है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालती निज़ाम जो है वो तलपट हो चुका है। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, उनके मेरिट के ऊपर कोई वो नहीं हो रहा है, उनको नहीं देखा जा रहा उनके केसेस को। तो इसलिए हम जो एहतजाज कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ आ जाए, इंसानी बुनियादी हकूक बहाल हो जाए, जमहूरियत आ जाए, सियासत आ जाए। तो इमरान खान तो एक हफ्ते में निकल आएंगे। अगर अगर आपने अदालतों को आज़ाद कराया, तो हमारी तो तहरीक मुल्क के लिए है ना। और इमरान खान तो देखें, इमरान खान ने हमेशा ये कहा, हाँ, ये इस पे हमें तशवीश है कि उनको क्यों रसाई नहीं दी जा रही, पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनके फैमिली की, और दूसरा ये कि उनका इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा उनकी फैमिली की मर्जी से। ये तो वो चीजें हैं जो आपके जेल मैनुअल में है। अगर आप जेल मैनुअल को आप नहीं मानते, तो इसका मतलब आप आइन की वायलेशन में है। तो जो वायलेशन ये हुकूमत कर रही है, तो इसके खिलाफ एहतजाज करना तो मेरे ख्याल से फर्ज बनता है। ठीक, और यकीनी तो तौर पर ये प्रेशर बिल्डिंग गेम होती है, प्रेशर बिल्ड किया जाता है हुकूमत पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर प्रेशर बिल्ड करिए ताकि आपके मुतालबात माने जाएं और आईनी कानूनी तरीके से जो आप बेहतर समझते हैं उस तरीके से हो सके। लास्टली एक शॉर्टली चीज जानना चाहूंगा, क्या कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट अभी तक हुई है इस अनाउंसमेंट के बाद अब तक? ये ऐसी सच नहीं हुई है, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करता हूँ। हाँ, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर की तरफ से एक इनडायरेक्टली अप्रोच हुई थी, लेकिन वो फिर आगे मैच्योर नहीं हो सकी। इसलिए कि हम चाहते हैं कि क्लियर कट, अगर अपोजिशन है तो अपोजिशन तमाम जमातों के साथ हमारी बातचीत हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों को साथ मिलाएं। और वो पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे वो किस मैंडेट से आपसे ऑफर कर रहे थे? नहीं, ऑफर की बात नहीं हुई, अप्रोच हुआ था कि एक साथ बैठते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि हुकूमत से निकले तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हर सियासी जमात के साथ। लेकिन अगर आप हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो अगर फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इसी फॉर्म 47 के लोगों से आपने वोट लेकर आपने जरदारी साहब को सदर बनाया, कुछ गवर्नर बने हैं, कुछ क्या बना है। तो बेहतर तो ये है ना कि पीपल्स पार्टी सबको सबसे इस्तीफा देके आए और अपोजिशन में बैठे। हम उसका साथ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अपोजिशन में आए, हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी राब्ते हैं, दीगर जमातों के साथ भी हैं।
और हम देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक पुरअमन सियासी जदोजहद का आगाज करें। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर कायम है कि 27 सितंबर का एहतजाज जो है वो किया जाएगा और एक सियासी जद्दोजहद का एक बार फिर से आगाज़ किया जाएगा, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इमरान खान के हवाले से ही मुतालबात रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और 3 एहलकारों के कत्ल के बाद फरार होने वाले 2 मुबैना मुल्जिमान को शेखुपुरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात बादामी बाग और नवाकोट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले रेहान भट्ट और उसके वालिद फयाज भट्ट जुमे को शेखुपुरा में एक मकान में कार्रवाई के दौरान मारे गए। पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जिमान ने गिरफ्तारी के लिए पहुंचने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक रेहान भट्ट और उसका वालिद लाहौर में पुलिस एहलकारों पर हमलों के बाद एक साथी के हमरा शेखुपुरा फरार हुए थे, जहां वो एक शहरी के घर में अहले खाना को यरगमाल बनाकर छुपे हुए थे। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर पुलिस फैसल कामरान के मुताबिक रेहान भट्ट का ताल्लुक कलदम तरीके तालिबान से था और पुलिस एहलकार जुमेरात की शाम उसे गिरफ्तार करने के लिए बादामी बाग पहुंचे थे, जहां उसने 2 साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 एहलकार मारे गए, जबकि कुछ देर बाद मुल्जिमान ने नवाकोट में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक एहलकार जहां बहक और 2 जख्मी हुए। फैसल कामरान के मुताबिक रेहान भट्ट का भाई फैजान भट्ट भी पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था, जो 2024 में एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इसी तमाम तक सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहराज निसार मौजूद हैं। शहराज, ये बताइएगा ये मामला है क्या और अब तक क्या इंकशाफात इसमें सामने आए? ज़ौक साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपके प्रोग्राम की वसातत से आज सबको पता चलेगा कि असल मामला है क्या। बिल्कुल कोई भी बादामी बाग में छापा नहीं मारा गया और जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हुए हैं, ये मुल्जम जो फैजान भट्ट है, उसका वालिद फयाज भट्ट, वो उनके राब्ते में था और उसने उनको ट्रैप किया। वो गुज़िश्ता 6 माह से उस सब इंस्पेक्टर को ये कह रहा था कि मैं अपने बेटे फैजान भट्ट को पकड़वाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कलदन तंजीम का साथी बन चुके हैं और जब भी वो मेरे घर पे आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब ये उसका प्लान था जिसको सब इंस्पेक्टर ना समझ सका और जब उसने कॉल की एक रोज कबल और उसको ये कहा कि फैजान भट्ट जो एक कलदन तंजीम का साथी बन चुका है वो मेरे घर पे मौजूद है, उसके पास कोई असला नहीं और वो घर पे जब आप पहुंचोगे तो मैं कुंडी लगा दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने ये गलती की, बहुत बड़ी गलती थी, किसी ऑफिसर को बताए बगैर, आला अफसरान को बताए बगैर इतना बड़ा इश्तहारी जिसका ताल्लुक डीटीपी से बताया गया, निजी कलदन तंजीम से बताया गया, उसको पकड़ने के लिए एक कांस्टेबल को लेकर मोटरसाइकिल पर बगैर असला के वहां पर पहुंच गया और कांस्टेबल को उसको ये कहा गया कि हम उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेहान भट्ट को थाने ले आएंगे। जब वहां पर पहुंचा तो फैजान भट्ट, उसका वही बाप फयाज भट्ट जिसने ट्रैप किया और इसका तीसरा साथी था तारिक, उन तीनों के पास जदीद गन्ने थी और उन्होंने उनके पहुंचते ही फायरिंग कर दी, जो दोनों अस्पताल पहुंचने से पहले जांबाक हो गए। उसके बाद उन्होंने 6:58 पर ये वाकया बादामी बाग में पेश आता है, जबकि वहां से वो तीनों उन्हीं राइफलों के साथ रिक्शे पे फरार हुए, जो फुटेज भी सामने आई, और वो नवाकोट पहुंचे। वहां भी एक मदरसे के बाहर, एक मस्जिद के बाहर जो पुलिस एहलकार खड़े थे उन पर फायरिंग की गई और 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद को गोलियां लगी और एक वहां भी शहीद हो गया। अब ये सारा जो सीरियल है वो पुरानी है 2024 की। 2024 में यही सब इंस्पेक्टर जो आज शहीद हुआ है वो थाना शफीकाबाद में तैनात था और तब वो ASI था। उसने वहां भी इन्हीं भाइयों के खिलाफ एक धमकाने का और टेलीग्राफ एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था, जो गलबन 4221 मुकदमा नंबर है और ये उनके ताक में था। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके बाप फयाज भट्ट ने ट्रैप किया और लेकिन ये फैजान भट्ट जब इससे कबल गिरफ्तार हुआ था तो फिर उसकी मुबैना तौर पर किससे मुलाकात हुई जेल के अंदर और उसके बाद बताया जाता है कि उसको फिर पाकिस्तान से बाहर शायद अफगानिस्तान भेजा गया। ये क्या मामला है? अभी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं पुलिस का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहूंगा कि उस वक्त OCU थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो DIG थी इमरान किश्वर, उन्होंने फैजान भट्ट और उसका भाई रेहान जो आज पुलिस मुकाबले में मारे गए, उन दोनों को गिरफ्तार किया था। अब ये बड़ी अहम बात है कि फैजान भट्ट को तब गिरफ्तार किया गया जब लाहौर में पुलिस एहलकारों का कत्ल किया जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था, बाकायदा एक सीरियल चल रही थी और 6 अफराद जो है वो जांबाक हो चुके थे।
तो जिसके बाद फैजान भट्ट पकड़ा गया और ये बात सामने आई कि फैजान जो है उसका कलदन निजी तंजीम से ताल्लुक है और दोनों भाइयों को इमरान किशोर जो डीआईजी थे उस वक्त ओसीयू के, उन्होंने पकड़कर सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले किया, जिसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में मजीद उनके साथियों की गिरफ्तारी के दौरान जो है फैजान मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि रेहान उस वक्त रिहा कर दिया गया। इसी रेहान ने 4 माह कबल सीसीडी के एक डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट जो इकबाल टाउन में तैनात हैं और सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को कत्ल करने की प्लानिंग की और गुलफल तक पहुंच गया। उसी प्लानिंग के साथ पुलिस अफसरान को भी पता चल गया और इस बात की तस्दीक भी तमाम पुलिस अफसरान ने की है। तो इमरान किशोर ने जब तफ्तीश की तो उन्होंने लिखा था कि इसका भी ताल्लुक कलदन तंजीम से है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो शहराज, इनको ऑर्डर कौन देता था, कौन इनको कहता था कि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाना है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कलदन तंजीम है, अगर टीटीपी का नाम ले लिया जाए तो उन्होंने ऑन किया था उस वक्त जब पहले 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे लाहौर में, जो फैजान भट्ट ने किए और उसकी फुटेजेस भी आई और उसके बाद वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसके भाई को छोड़ा गया और कई ऐसे इस ग्रुप में थे जो उस वक्त पुलिस के लिए मुखबर बन गए और उन्हीं अफराद के जरिए जो है वो दोनों बाप बेटा जब ये दोनों वाकयात करके गए हैं तो इनको पता चला कि मरीज के रावी रेहान के करीब एक घर में मौजूद है जहां पर पुलिस की तमाम विंग्स ने मुश्तरका तौर पर छापा मारा और वहां पर पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो दोनों बाप बेटा मारे गए, जबकि तीसरे की शनाख्त जो हो चुकी है वो तारिक है जो इनका साथी है और फैजान के साथ वो पहले जेल में रह चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें 3 बनी हुई हैं और पुलिस का ये कहना है कि जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और पुलिस क्या कहती है इस हवाले से शहराज के, ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने लोग इसमें मजीद मुलव्वस हो सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि हम जो तीसरा मुलजिम है तारिक, उसको हम गिरफ्तार करके फिर ये नेटवर्क जो है उसको ब्रेक करेंगे और कई मजीद साथी इनके शामिल हो सकते हैं इस गैंग में, जिस तरह कलदन तंजीम ने पहले ऑन कर दिया था कि ये हमारा साथी है और उसके बाद फैजान भट्ट के बारे में लिखा गया कि ये भी निजी जो कलदन तंजीम है उसका साथी रहा है, लेकिन इसके रिहा होने में पुलिस की कोऑर्डिनेशन उस वक्त नजर नहीं आई। जिस तरह हमने ये पूछा भी आला पुलिस अफसरान से, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हमने बाकायदा तफ्तीश के दौरान लिखा था कि फैजान भट्ट और उसका जो भाई है वो दोनों कलदन तंजीम के लिए काम करते हैं, लेकिन उस वक्त रेहान भट्ट को छोड़ दिया गया जिसने अब ये ठीक है। और पुलिस का ये कहना है कि इसकी तहकीकात का जो दायरा है वो मजीद बढ़ाया जाएगा और फिर मजीद भी इंकशाफात सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहराज निसार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। एक तरफ मुज़ाकरात की बहाली पर गैर यकीनी बरकरार है तो दूसरी तरफ आबनाए हरमज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उनके मुताबिक कतर और पाकिस्तान सालिस के तौर पर उनसे राब्ते में हैं और दोनों जानिब पैगामात का तबादला जारी है, ताहम इसे मुज़ाकरात की बहाली नहीं कहा जा सकता। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में होने वाली मफाहमत में जंग के खात्मे की बात हुई थी, जंग बंदी की नहीं। उनके मुताबिक अमेरिका की जानिब से इस मफाहमत की खिलाफ वर्जी के बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका से राब्ते के साबिक़ ज़राए अब मौसर नहीं रहे, जबकि तेहरान एक नए अबूरी राब्ता निज़ाम पर काम कर रहा है। दूसरी जानिब आबनाए हरमज़ पर भी कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को मुकम्मल शिकस्त देने के बाद वो आबनाए हरमज़ को अमेरिका का इलाका करार देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आबनाए हरमज़ ईरानी थी, है और रहेगी। उनके मुताबिक ईरान धमकियों से खौफज़दा नहीं होगा और आबनाए हरमज़ को बंद या खोलने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। तमाम व्हाइट हाउस के एक आला अहदेदार ने बाद में वजाहत की कि ट्रंप का यह बयान मजाक के तौर पर था और इस हवाले से कोई बाकायदा मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। लेकिन नाज़रीन, आबनाए हरमज़ की अहमियत महज सियासी बयानात तक महदूद नहीं। दुनिया के तकरीबन 20% तेल और माया कुदरती गैस की तरसील इसी रास्ते से होती है, इसलिए किसी तवील रुकावट से आलमी तवानाई मंडी मुतासिर हो सकती है। उधर अमेरिका ने ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के भी इशारे दे दिए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों और दीगर मौशी इक़दामात का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। उनका कहना है कि वाशिंगटन ईरान को आलमी मईशत से मज़ीद अलग करने की कोशिश करेगा। ये सूरत हाल इस वक्त 3 महाजों पर आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात के इम्कानात, आबनाए हरमज़ की कशीदगी और ईरान पर बढ़ता हुआ मौशी दबाव।
अब अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान और कतर की सालसी में जारी राब्ते क्या मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेंगे या कशीदगी मजीद बढ़ेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।